Good morning to all of you. Today we discuss about the third chapter of class 12 biology, that is reproductive health. Reproductive health में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से इनमें अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं उन सभी एस्पेक्ट को यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक्सप्लेन किया गया। कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। A society with the people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy. Reproductively healthy का एक्चुअल में सेंस है कि किसी भी मतलब जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनका फिजिकली और इसके अलावा फंक्शनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फिजिकल तरीके से, इसके अलावा फंक्शनल तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल हो। इसके अलावा इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी अगर किसी भी चीज़ से मतलब सेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज अगर किसी से भी हम पूछते हैं तो वहाँ पर भी नॉर्मल तरीके से किसी भी के थ्रू मतलब किसी भी पर्सन के थ्रू उस चीज़ को कैरी ऑन किया जाना या उसके अलावा उसके बारे में ब्रीफ दिया जाना, ये सभी चीज़ें अगर किसी के पर्सन के थ्रू हो रहा है यानी सबसे फर्स्ट उसका फिजिकल यानी फिजिक हो, इसके अलावा फंक्शनल यानी फिजिकल और फंक्शनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हो। इसके अलावा इमोशनली और बिहेवियरल कंडीशन में भी जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उसमें इमोशनली, इसके अलावा बिहेवियरली ये सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में भी वो पर्सन नॉर्मल तरीके से बिहेव करता हो, तब इस कंडीशन को ये पूरा जो होलिस्टिक एस्पेक्ट होगा इसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम इंडिकेट कर सकते हैं जहाँ पर ये सभी हमारे पास फीचर्स मिलेंगे। देन to achieve overall reproductive health as a social goal, the Indian subcontinent is one of the pioneer countries to launch politics and programs nationwide. जनरली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी के लिए तीन मतलब यहाँ पे जो बताया गया इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर इंडिकेट किया गया जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा यह स्पेशली किस चीज़ का टोटल होगा, टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन में चार अलग अलग एस्पेक्ट दिए गए हैं, वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, इसके अलावा बिहेवियरल हो एंड सोशल है। इन चारों अगर एस्पेक्ट में अगर किसी भी पर्सन के थ्रू अगर वेल बीइंग है देन दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी। मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट को अगर किसी भी पर्सन के थ्रू फॉलो किया जाता है या वह किसी भी पर्सन के थ्रू कैरी ऑन किया जाता है तो वह पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जा सकता है। देन कुछ स्कीम्स भी चलाए गए थे, जैसे हमारे दो ये एक मतलब स्कीम चला था तो स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ये सभी जो गोल हैं ये सभी गोल्स स्टार्ट किए गए थे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजीज हैं किस तरीके से इनमें हम स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर एक्टिव करेंगे, जो इन स्ट्रेटेजीज होंगी उनके लिए यहाँ पर कुछ पोर्शन दिया हुआ है। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज एज इंटरप्रेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, WHO उसके थ्रू ओवरऑल वेलबींग मीन्स किसी भी पर्सन का ओवरऑल वेलबींग किस मतलब किन पैरामीटर पे रखा जाएगा, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल रिगार्ड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअल में सेंस होगा कि चार अलग अलग एस्पेक्ट, इससे प्रीवियस में जैसे हमने देखा कि फिजिकल एस्पेक्ट किसी भी पर्सन का, इसके अलावा फिजिकल के बाद जो इमोशनल है, बिहेवियरल एस्पेक्ट है एंड देन जो चार एस्पेक्ट दिए हुए हैं उन चारों एस्पेक्ट में फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। दीज फोर एस्पेक्ट आर फॉलोड और from these four aspects the person shows their overall well-being. These aspects are given by WHO. ये जो एस्पेक्ट है वो ये किसके थ्रू दिए गए थे, WHO के थ्रू यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिए गए हैं। Then reproductively healthy society is a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। जनरली इससे प्रीवियस में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है कि जितने भी अलग अलग फिजिकल तरीके से हो, इसके अलावा फंक्शनल तरीके से उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल होने चाहिए या उस पर्सन का जो इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है किससे रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, एस्पेक्ट से रिलेटेड, ये भी नॉर्मल होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कह सकते हैं। दिस इंडिकेट्स एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी।
देन कुछ RCH प्रोग्राम्स भी यहाँ पर कैरी ऑन किए गए। RCH प्रोग्राम्स एक्चुअल में किस चीज़ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेटेजीज एक्चुअल में जहाँ पर भी हमें इश्यूज फेस करना पड़ता है। इंडिया के केस में अगर हम देखें, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट एक्शन प्लान और प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन total reproductive health. These programs are called the family planning program and were initiated in 1951. 1951 में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। और इस मतलब सबसे पहले वर्ल्ड वाइड अगर किसी भी जनरली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर किसी भी क्राइटेरिया में अगर फंक्शन किया गया है, काम किया गया है, या किसी भी टाइप का प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, वो कहाँ किया गया, भारत में। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट था, इसको सबसे फर्स्ट मीन्स फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट किया गया, वो कब किया गया था, फैमिली प्लानिंग 1951 में ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट हैव बीन improvised to incorporate even larger number of reproduction related sphere and are presently running under as well accepted name RCH reproductive and child health care program। अब इसको RCH के नाम से भी कन्वर्ट कर दिया गया। जो फैमिली प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुआ था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, RCH में रिप्रोडक्टिवली चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइनली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होल्ड द मेजर टास्क। अब एक्चुअल में इसके बहुत सारे अलग अलग टास्क थे। जो हमारे पास RCH है, उस RCH के अलग अलग टास्क है। सबसे फर्स्ट जो टास्क था, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस रिगार्डिंग न्यूमरस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, उन सभी एस्पेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना। कहाँ पे, सोसाइटी में। मास ऑफ पीपल, यानी जो हमारे पास जो लोग प्रेजेंट हैं, उन लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना। अवेयरनेस किससे रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, उनसे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, वो किसके थ्रू मतलब स्प्रेड किया जा रहा था, RCH के थ्रू, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो चल रहा था, इसी के थ्रू मतलब काफी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। मेजर इसके थ्रू टास्क परफॉर्म किया गया, जिसमें कि सेक्स एजुकेशन फर्स्ट था। कि सेक्स एजुकेशन यानी जनरली हर लेवल पे, हर मीन्स स्कूल लेवल हो या इसके अलावा सोशल लेवल हो, अलग अलग जो ग्रेड्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, उन सभी लेवल्स पे सेक्स एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया गया कि सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए सभी लोगों को। क्योंकि सेक्स एजुकेशन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अलावा STIs के बारे में, यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पहले बताया गया, इसके अलावा इसको कन्वर्ट करके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया गया। तो जनरली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, STDs के बारे में अवेयरनेस फैलाना, सेक्स एजुकेशन देना। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड, यानी जो फीमेल फेटिसाइड है, उनसे मतलब उन फीमेल फेटिसाइड को प्रिवेंट करना, जो फीमेल फेटिसाइड चल रहा है उसको प्रिवेंट करना। दीज आर द मेजर टास्क ऑफ द RCH। RCH की ये मेजर टास्क है, जहाँ से कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवेयरनेस इस सोसाइटी में लाया गया, जहाँ से कि लोगों ने इन सभी जो टास्क थे, इनके बारे में अगर जितने भी पीपल हैं वो अगर अवेयर हुए, तो इन चीज़ों को हमने रिड्यूस कर दिया। इन चीज़ों को रिड्यूस करने का बेनिफिट क्या था, इन चीज़ों को रिड्यूस करने का बेनिफिट था कि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में कन्वर्ट करने का ये प्रयास है। मतलब एक्चुअल में ये जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ये किसके लिए, मतलब किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए, कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन जाए। देन कुछ इसके बाद जो पॉइंट्स है, डिलीवरिंग बेनिफिट्स एंड सपोर्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। Then next है governmental and non-governmental agencies have introduced numerous steps to raise awareness among the masses toward the reproduction related aspect. Audio, visual and printed media is one of the major sources to reach the masses. मीन्स ये जो डिफरेंट जो कंडीशंस थे, इन डिफरेंट कंडीशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी गवर्नमेंटल और एजेंसीज हैं, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, उनमें ऑडियो विजुअल हो, इसके अलावा प्रिंट मीडिया हो। ऑडियो विजुअल यानी जो हमारे पास टीवी है, ऑडियो विजुअल एक्चुअल में क्या होगा, जो कि हम देख भी रहे हैं और इसके अलावा सुन भी रहे हैं। तो जो टीवी हो गया, इसके अलावा सिनेमा हो गया, ये कुछ हमारे पास अलग अलग तरीके थे, जहाँ से कि हमने
चीज़ों को रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करके अवेयरनेस फैलाया। तो ऑडियो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया में पोस्टर्स को हमने लिया, पोस्टर्स को हमने इधर उधर प्रिंट करा के फिर हमने या बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे इसका हमने प्रचार किया। तो प्रचार करने से बेनिफिट ये हुआ कि लोगों के बीच में अवेयरनेस, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड यानी स्पेशली सेक्स रिलेटेड अवेयरनेस मतलब बढ़ा। ये एक्चुअल में प्रोग्राम ये RCH मीन्स RCH का भी काम था, इसके अलावा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू भी ये चीज़ें की जा रही थी। देन sex education is given in the schools to impart the right information about sex related aspect, caution as well as sanitary copulation practices and especially focus on sexual transmitted diseases to help the student to reside or reproductively healthy life। जनरली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ के लिए सेक्स एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हम बता सकते हैं। सेक्स एजुकेशन में जो भी क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में बच्चों को हम सेक्स एजुकेशन में क्या देंगे, उनमें जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनके बारे में पूरा अवेयर करना। इसके अलावा जो STIs हैं, STIs यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनके बारे में पूरा अवेयरनेस करना कि किस तरीके से STIs फैलते हैं, STIs फैलने का एक्चुअल में कॉज क्या हो सकता है, यानी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है वहाँ तक ये इन्फेक्शंस कैसे पहुँच रहा है, क्या इसका मोड होगा, यही सभी चीज़ें अवेयरनेस के फॉर्म में ये सेक्स एजुकेशन में इंक्लूड किया गया, ये सभी टॉपिक्स। इसके अलावा कॉपुलेशन प्रैक्टिसेस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किस तरीके से सेफ हो सकता है, इन सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि किस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ होगा। देन इनकलकेटिंग नॉलेज रिगार्डिंग द फॉलोइंग among the masses majority the fertile couples and people of the marriageable age group। जो भी मैरिजेबल एज ग्रुप है, फर्टाइल कपल्स हैं, मेजॉरिटी में उनको नॉलेज प्रोवाइड करना कि किस तरीके से आगे की तरफ मतलब लाइफ को सस्टेन करना है, कौन से उनके पास बेटर ऑप्शंस हैं, किस तरीके से वो अपने मैरिजेबल जो एज ग्रुप है उन सभी मैरिजेबल एज ग्रुप को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी काम करना होगा या काम करने के लिए अवेयर करना, ये इंपॉर्टेंट था। जहाँ पर कि सबसे फर्स्ट था ऑप्शंस ऑफ एसेसिबल फॉर बर्थ कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयर करना, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव है जिनका यूज़ किया जाए जिससे कि बर्थ कंट्रोल पॉसिबल है। तो जितने भी मैरिजेबल एज ग्रुप हैं, इसके अलावा जो भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, वहाँ पर अवेयरनेस किस चीज़ से रिलेवेंट होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल से रिलेवेंट। देन केयर ऑफ प्रेग्नेंट वेमेन, जो प्रेग्नेंट वेमेन है उसका केयर, मतलब एक नॉर्मल वेमेन और प्रेग्नेंट वेमेन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है उनके डाइट में, यानी उनके डाइट में भी हम डिफरेंसेस देखेंगे। और डिफरेंसेस होने का रीज़न क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है वॉम में, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको हाईली न्यूट्रिशियस फूड रिकमेंडेड है, यानी बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। तो पूरी तरीके से जो डाइट प्लान होगा वो डाइट प्लान किसी भी प्रेग्नेंट वेमेन का नॉर्मल वेमेन के कंपेरिजन में अलग होगा। तो इनके बारे में भी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट था कि लोग इनके बारे में भी समझें, इनके बारे में भी इस पर काम करें कि किस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन का केयर किया जाता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड है उसका डिलीवर होने के बाद मदर का, इसके अलावा चाइल्ड का केयर किस तरीके से किया जाए, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इससे रिलेटेड में पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड इज ऑल्सो भी important part in which we must be need to aware the society, यानी सोसाइटी को इनसे रिलेटेड यानी स्पेशली सैनिटरी या हाइजीनिक जो हाइजीनिक कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन भी प्रोवाइड करना जरूरी होता है, जो भी पोस्ट नेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर में, जिससे कि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना फैले। देन सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट नरिशिंग, यानी जो ब्रेस्ट नरिशिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग को यानी जो अभी न्यू बॉर्न है, उस न्यू बॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो भी कपल्स हैं, मैरिजेबल एज है या इसके अलावा जितने भी मतलब अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है उस बच्चे के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअल में जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा उसमें जो मिल्क है, उस मिल्क में कोलेस्ट्रम जो प्रेजेंट होगा, उस कोलेस्ट्रम का रोल इंपॉर्टेंट है, बताना कि कोलेस्ट्रम किस तरीके से उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि अधिक से अधिक जो भी मदर है वो मदर अपने बच्चे को क्या कराए, ब्रेस्ट फीडिंग कराए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग का सिग्निफिकेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवेयर द पीपल
ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग का अगर बेनिफिट अगर लोगों को बताया जाएगा, देन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीड अगर कराया जाता है तो वहाँ से उनका क्या होगा, उनका जो इम्यूनिटी है या उनको किसी भी टाइप की इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर कि हम इम्पोर्टेंट तरीके से इस पॉइंट में भी हम ध्यान देंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट नरिशिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, देन यूनिफॉर्मिटी इन चांसेस फॉर द फीमेल एंड मेल चाइल्ड, एंड यूनिफॉर्मिटी लाना भी जरूरी है कि जो भी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, जैसे कि हम प्रिवेंट कर पाए फीमेल फेटिसाइड को हम प्रिवेंट कर पाए, यानी जो घर में ही जो फीमेल अगर चाइल्ड है तो उस फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट होने से हम सेव कर पाए। यानी यूनिफॉर्मिटी अगर हम ला पाते हैं कि मेल और मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, या उनके जन्म लेने के बाद भी उनको हम नरिश अगर सही तरीके से करते हैं या उनको अगर सही डायरेक्शन में अगर लेके जाते हैं तो हम किसी भी टाइप का डिफरेंस न करते हुए आसानी से इनको हम नरिश कर सकते हैं और आसानी से किसी भी सही डायरेक्शन में इनको लेकर जाया जा सकता है, जहाँ से कि हम कंट्रोल कर पाएंगे या प्रिवेंट कर पाएंगे फीमेल फेटिसाइड को। तो जनरली यूनिफॉर्मिटी लाना इंपॉर्टेंट था। यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, यह अवेयरनेस इंपॉर्टेंट किसके लिए है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, जितने भी मेल है, मेल चाइल्ड हो या इसके अलावा फीमेल चाइल्ड हो, इनके लिए यूनिफॉर्मिटी हम लाएं, दोनों को एक समान हम बताएं और एक समान इनकी एक्टिविटीज़ भी हम रिलेट करें, और जितने भी स्टीरियोटाइप कंडीशन है उन स्टीरियोटाइप कंडीशन से सोसाइटी को सेव करें कि सोसाइटी में स्टीरियोटाइप वाली कंडीशन ना प्रेजेंट हो। तो ये सभी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट था। इन सभी अवेयरनेस को फैलाना इसलिए ज़रूरी है, अवेयरनेस लाना इस वजह से ज़रूरी है जिससे कि हर अलग अलग टाइप के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी एस्पेक्ट में हम बेटर इम्प्रूवमेंट अगर करेंगे, देन हमारी जो सोसाइटी होगी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। देन these facilitates them to form a socially conscious fit household of a desired size. Awareness should be created among the masses regarding the level of controlled population. जितने भी पॉपुलेशन मतलब स्पेशली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सभी अवेयरनेस था, जहाँ से कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में पॉपुलेशन ग्रोथ को, इसके अलावा सोशल इश्यूज हैं लाइक सेक्सुअल अब्यूज हैं, इसके अलावा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, इनको हम कम कर पाएंगे। सोशल इश्यूज जो आ रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं। टू ऑल्सो इनेबल देम टू यूज देम discretion to come up with the adequate measures to prevent them from these evils and construct a reproductively healthy society. And generally अगर ये सभी चीज़ें कंट्रोल में हैं, ये सभी चीज़ें अगर क्राइम्स नहीं हो रहे हैं, जो सेक्स रिलेटेड अब्यूजेस हैं उनको अगर हमने कम कर दिया है, इसके अलावा जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, सोशल अब्यूज में सोशल इश्यूज हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन सभी पर अगर हमने कंट्रोल पा लिया, देन जो हमारी सोसाइटी है वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी। तो जनरली आज हमने रिप्रोडक्टिवली हेल्थ क्या होता है इसके बारे में कुछ हमने पैरामीटर समझा, किस तरीके से हम अपने सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकते हैं, इनसे रिलेवेंट आज हमने कुछ एस्पेक्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इसके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।